चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने गुत्ताकसर का फोर्थ पार्ट। ठीक ना। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अपनी जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो हाई लेवल का होता है, आईआईटी जेईई मेंस और कोई भी हो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो अगर टफेस्ट एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये चीज़ पूछी जरूर जाएगी। ठीक है ना बच्चों। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग यहाँ से बच्चों, गुत्ताकसर के नियम का सदिश रूप। ठीक है ना बच्चों। जब आप 12th में जाओगे तो, या जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने 12th में पढ़ा होगा कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो ऐसे ही जो गुत्ताकर्षण का नियम होता है, क्या होता है बच्चों गुत्ताकर्षण का नियम? F इजकल टू जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो इसका भी सदिश रूप होता है। तो जो 11th में है, जब वो 12th में जाएंगे तो उसको पढ़ेंगे कूलाम के नियम के सदिश रूप। तो वो यहाँ पे देख लीजिए इसको, अगर ये समझ में आता है तो वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। और जो तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें तो पता ही है कि कैसे चलती। ठीक है ना। चलिएगा, तो हमारा जो उद्देश्य है वो यही है, इस नियम को क्या करना बच्चों? वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है ना बच्चों। तो हम इसका उद्देश्य को यही रखेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों, अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, इस फॉर्मूले में क्या बात करूं बच्चों? ये बात कि फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला इस तरीके से है, एफ बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो बच्चों, इसमें हो क्या रहा है कि ये F जो है ना, F मीन्स फोर्स, बल, M मीन्स फोर्स। ये बच्चों क्या है? बल है। और बल कैसी राशि होती है बच्चों? सदिश। ठीक है ना। और ये बीच में जो इक्वल का चिन्ह लगा है बच्चों, ये वाला, ये वाला साइन, तो ये वाला साइन ये दर्शाता है कि इधर जो चीज लिखी है वो और इधर जो चीज लिखी है वो, ये दोनों ही कैसी हैं? सब तरीके से इक्वल है, तभी इक्वल साइन आता है। तो इधर की तरफ तो ये सदिश राशि है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या बच्चियों? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यदि मैं इसको देखूं तो यहाँ पे चर्चा देखिएगा किस तरीके की चर्चा चल रही है कि ये जी है, ये तो एक सर्ववार्तिक कांस्टेंट है, जो ना तो क्या है, ये सदिश नहीं है, अदिश है। ऐसे m1 m2 ये क्या बच्चों? द्रव्यमान। ये क्या है? ये तो कांस्टेंट है। ये क्या बच्चों अपना? कांस्टेंट। और ये भी क्या है? ये बच्चों द्रव्यमान है। ये क्या है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश। और ये क्या है? दो पिंडों के बीच की दूरी। तो एटलीस्ट इधर की तरफ क्या है? पूरा अदिश। और इधर की तरफ क्या है? सदिश। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्वल साइन है, ये कैसा आया है बच्चों? इक्वल साइन। ये इक्वल साइन दोनों पक्षों की क्वांटिटियों को क्या नहीं कर पा रहा है? इक्वल नहीं कर पा रहा है। तो अभी ये थोड़ा अधूरा है। जैसे ही मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो जो निकल के आएगा उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ। ठीक है ना। तो इसीलिए मुझे कभी कभी कोई पूछेगा कि इसको मुझे सदिश रूप में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों है, तो रीजन यही है कि ये सदिश रूप में इसलिए कन्वर्ट किया जा रहा है कि अभी यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है। देखो, ये इक्वल साइन दोनों को क्या नहीं कर पा रहा है? बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इधर भी क्या होना चाहिए? एक वेक्टर होना चाहिए। तो यदि तुमसे कोई पूछे कि कूलाम के नियम का सदिश रूप की जरूरत क्यों है, न्यूटन सदिश रूप, ये दोनों फॉर्मूले ऐसे हैं जिनमें क्या चीज़ इनकम्प्लीट है? ये इनकम्प्लीट है। इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। और किस तरीके से कंप्लीट करेंगे जरा देखिएगा। शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। तो सुनिए, देखो बच्चों, जब हम वेक्टर पढ़ते हैं 11th के, हम सेकंड थर्ड चैप्टर में ही वेक्टर पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे एक वेक्टर का चर्चा होती है बच्चों। कौन से वेक्टर की चर्चा होती है? इकाई सदिश। कौन से सदिश की? इकाई सदिश। क्या बच्चों? ये एक वेक्टर होता है। ठीक है ना। इस वेक्टर को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। ठीक है ना। ये वहाँ पे पढ़ाया जाता है वेक्टर। ठीक है ना बच्चों। ये वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि यदि मैं इस यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में या किसी भी अदिश राशि में कर दूं, तो उसका मैग्नीट्यूड है वो तो नहीं बदलेगा, लेकिन उसकी क्या उसमें क्या आ जाती है बच्चों? डायरेक्शन आ जाती है। डायरेक्शन क्या है कि ये यूनिट वेक्टर होता है, ये यूनिट वेक्टर किसके काम में आता है? किसी भी जो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है या अदिश राशि है, उसको सदिश राशि के रूप में कन्वर्ट करने के काम में आता है। समझ में आ रही ना बच्चों? तो मैं भी यही करने वाला हूँ। मेरा फॉर्मूला ये है, एफ इक्वल टू जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है उसके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको पता है यूनिट वेक्टर का डिनोटेशन हम कैसे करते हैं? उसके ऊपर कैप लगा के, है ना। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं बात करूँ, ए कैप इक्वल टू उसी का वेक्टर मल्टीप्लाई बाई उसका मॉड।
ठीक है ना, इस तरीके से कर दें, ठीक है ना। ये यूनिट वेक्टर का क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है। ये पूरा यूनिट वेक्टर का क्या है, फॉर्मूला, ठीक है ना। ये कहाँ पे यूज होता है, ये वहाँ पे यूज होता है जब मुझे कोई अदिश राशि हो, उसे क्या बनाना हो, सदिश बनाना हो, उसके काम में ये यूज हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो अब एफ बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर डॉट आर कैप, ये किस तरीके से बच्चों, ये इस तरीके से है कि मान लीजिए मेरा एक पिंड ये रहा और एक पिंड ये रहा, ये मेरे पास दो पिंड हैं, ठीक है ना। और दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, यहाँ से सेंटर से मान लेते हैं, इससे कितनी है, आर दूरी पर है ये दोनों, ठीक है ना। तो ये जो यूनिट वेक्टर है वो क्या दिखाता है बच्चों, इसकी डायरेक्शन कर दी गई कि ये m1 है और ये m2 है, ठीक है ना बच्चों। ये m1 इस पर फोर्स लगा रहा है, देखो अब मैं नाम कार्ड दिखा रहा हूँ आपको, नाम कार्ड करने के लिए जरा समझिएगा, ठीक है ना। ये m1 इस पे फोर्स लगा रहा है, ये m1 पार्टिकल, ये m1 पिंड है, इस m2 पे फोर्स लगाएगा गुरुत्वाकर्षण का। तो गुरुत्वाकर्षण का बल कैसा होता है बच्चों, आकर्षण का, ये किधर फोर्स लगाएगा, ये इधर की तरफ फोर्स, ठीक है ना, इधर की तरफ। तो ये फोर्स एफ, फोर्स तो एफ है जिसकी वैल्यू कितनी है, जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, लेकिन ये इधर की तरफ, देखो ये मैं बोल रहा हूँ डायरेक्शन, ये इधर की तरफ, तो इस डायरेक्शन को मैं किस तरीके से लिखूँ, तो डायरेक्शन के डिनोटेशन के तरीके होते हैं बच्चों। आप चाहो जैसे ये फोर्स है, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि फोर्स जो लग रहा है वो किस पर लग रहा है बच्चों, पिंड दो पर, किसके कारण लग रहा है, एक के कारण। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि फोर्स ऑन 2 बाई 1, ठीक है ना। भाई अपनी अपनी किताबों का डिनोटेशन है, आप इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ F21, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 बाई ऑब्जेक्ट 1, ठीक है ना। लेकिन अगर मेरा मन करे मैं ऐसे लिख दूं तो फोर्स 12 F12, तो F12 का मतलब क्या हो गया बच्चों, F12 का मतलब ये हो गया कि फोर्स बाई 1 ऑन 2, ठीक है ना। देखो बात तो एक ही है, बस अपने समझने का तरीका है। मैंने F21 लिखा है तो दैट्स मीन ये है कि फोर्स ऑन 2 बाई 1, ठीक है ना। अगर मैं इसको देख रहा हूं तो फोर्स बाई 1 ऑन 2, ठीक है ना। तो अब हमें कौन सा देखना है, हमारे लिए कौन सा बढ़िया है, ठीक है ना। तो मैं प्रीफर क्या करता हूँ बच्चों, ये वाला, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भाई हमें फोर्स जिस पे लगता है ना उसे पहले पता करते हैं, तो किस पे लगता है तो वो पहले आएगा, इसकी कार लग रहा है वो बाद में आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए, तो मैं इसका नाम क्या रख देता हूँ, F21, इसने फोर्स लगाया, कितना लगाया, फोर्स ऑन 2 बाई 1। अच्छा ये भी तो इसको खींच रहा होगा इतनी बल से, ये इधर की तरफ, तो इसका भी नाम क्या होगा, F ऑन 1 बाई 2, ठीक है ना। तो जरा देखिए मैं इस फॉर्मूले से लिखने वाला हूँ, कौन से वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की बात कर ले रहा हूँ, फोर्स ऑन 2 बाई 1, ठीक है ना, वेक्टर इज इक्वल टू जी m1 m2 बटे बीच की दूरी का वर्ग, ठीक है ना, इनटू, अब ये आर कैप क्या बच्चों, यूनिट वेक्टर जो क्या देने वाला है, डायरेक्शन। तो मैं किसके कारण देख रहा हूँ बच्चों, फोर्स ऑन 2 बाई 1 के कारण, यानी कि 1 के कारण किस पर देख रहा हूँ, 2 पर। तो मैं कहाँ से जा रहा हूँ बच्चों, 1 से 2 पर। तो विस्थापन की परिभाषा क्या कहती है, फाइनल टू इनिशियल, ठीक है ना। तो मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, 2 तक, और चलना कहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, 1 से, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा कि आर, मैं कहाँ तक पहुँचा, 2 तक, और चलना शुरू किया कहाँ तक, यहाँ तक, तो R21 कैप, ठीक है ना बच्चियों। तो समझ रहे हो, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, देखो मैंने ये डायरेक्शन का, जब मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ ना, इधर की तरफ, ठीक है ना, तो विस्थापन सदिश होता है ना, तो उसमें हम परिभाषा क्या पढ़ते हैं, उसमें हम परिभाषा ये पढ़ते हैं कि पहले फाइनल पोजीशन आती है, फिर कौन सी पोजीशन आती है, इनिशियल पोजीशन। तो मैं भी यही लिखने वाला हूँ कि ये मैं कहाँ से जा रहा हूँ, 1 से 2 के लिए जा रहा हूँ। तो जब 1 से 2 के लिए जाऊँगा तो क्या होगा, इसका नाम क्या रखूँगा कि चलो दूरी तो R है 1 से 2 के लिए, तो लास्ट में कहाँ तक पहुँच रहा हूँ मैं, 2 तक, तो 2 कहाँ से चला, 1 तक। ऐसे ही जब मैं इस फोर्स के लिए बात करूँगा तो मैं किधर चलूँगा, इधर की तरफ चलूँगा, ठीक है ना। तो इधर की तरफ डायरेक्शन के लिए क्या नाम हो जाएगा, R1, क्यों, क्योंकि भाई 1 तक पहुँचे और कहाँ से चलना शुरू हुए, 2 से, ठीक है ना। तो अच्छा अब मैं इसको क्या ले सकता हूँ, अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ F21 वेक्टर बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। अच्छा इस कैप को मैं इस देखो फॉर्मूले से क्या लिख सकता हूँ, एक कैप बराबर वेक्टर ऑफ ए बाई मॉड ऑफ ए,
वेक्टर ऑफ ए बाई मॉड ऑफ ए। तो कितना हो जाएगा बच्चों, या देखिए ये हो जाएगा R21 वेक्टर बटा R21 वेक्टर का मॉड, ठीक है ना। मॉड क्या मतलब मैग्नीट्यूड, और तुम्हें पता है मैग्नीट्यूड यही रहेगा, मैग्नीट्यूड यही रहेगा। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, क्या देखिएगा पीछे फॉर्मूला क्या है अपना, F21 वेक्टर बराबर GM1 M2 बटे R² R21 अपॉन R21 वेक्टर का मॉड। और R21 वेक्टर का मोड क्या है बच्चों, आपको पता है R21 वेक्टर का मोड यही है बच्चों, ये रहा मेरा पिन M1, ये रहा है मेरा पिन M2, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है R, ये मोड है, ठीक है ना। तो कितना मोड हो गया, F21 वेक्टर इक्वल टू GM1 M2 बटे, देखो ये तो R इसका है, और इसका क्या हो जाएगा R21 वेक्टर अपॉन R, और भी इसका यही होता है, ठीक है ना। तो F21 वेक्टर बराबर GM1 M2 बटे R², ठीक है ना। ये कितना R² R कितना हो जाएगा बच्चों, R³ R² R कितना हो गया R³, ठीक ना बच्चों, R³, ये कितना हो जाएगा R21 वेक्टर। तो ये मेरा एक वेक्टर पोजीशन वाला क्या आ गया बच्चों, फॉर्मूला आ गया। देखो दोनों तरफ क्या आ गया बच्चों, वेक्टर आ गया, ठीक है ना। तो अब ये इक्वल सही काम कर रहा है अपने लिए, ये इक्वल अब कैसा काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, ये फॉर्मूला अब बेटर है हमारे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से पूरा सदिश रूप होता है। अभी ये मेरा अधूरा है, ठीक है ना। ये किसके रूप में लिख दिया मैंने बच्चों, वेक्टर के फॉर्म में, ये वेक्टर है, ठीक है ना। और ये भी बच्चों था, ये भी वेक्टर फॉर्मूला है, ठीक है ना। लेकिन ये कैसा है, इकाई सदिश के रूप में, ये फॉर्मूला कैसा है, इकाई सदिश के रूप में, ये भी फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है ना। ये फॉर्मूला किसके रूप में, इकाई सदिश के रूप में, ठीक है ना। तो मैं इसको भी यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है ना। ये है वो किसके रूप में, इकाई सदिश के रूप में, ठीक है ना, ये इकाई सदिश के रूप में, ठीक। अच्छा, और ये वाला फॉर्मूला किसके रूप में बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है ना। ये किस में है, ये वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर रूप में, समझ में आ रही है बात यानी, ठीक है ना। फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में है बच्चों, ठीक है ना। तो वेक्टर रूप में है ये वाला, तो ये आपका फॉर्मूला वेक्टर के रूप में आ जाता है, ठीक है ना। तो कूलाम के जो का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसका जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या होता है, F21 वेक्टर इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R³ डॉट R21 वेक्टर, ठीक ना बच्चों। अच्छा, इसी प्रकार मैं इसी प्रकार ऐसे भी ले सकता हूँ बच्चों, इसी प्रकार बच्चों अभी क्या था बच्चों, इसने अभी यहाँ पे फोर्स लगाया था ना बच्चों, ये वाला M1 पॉइंट था, ये वाला द्रव्यमान कितना था M2, और ये फोर्स लगा रहा था बच्चों, ये वाला इस तरीके से, ये वाला फोर्स कितना था F फोर्स ऑन 2/1, ये वाला फोर्स कितना था फोर्स ऑन 1/, तो ये मैंने फोर्स 1 निकाल लिया, ठीक है ना। फोर्स ऑन 2/1 इज इक्वल टू GM1 M2 बट्टा R³, ठीक है ना। कहाँ तक, R2 तक, यानी कि M2 तक, कहाँ से 1 तक की दूरी है, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार मैं अगर तुमसे बोलना चाहूँ, इसी प्रकार क्या बोलना चाहूँ, फोर्स ऑन 1/2 कितना आएगा बच्चों, GM1 M2 अपॉन R³, और ये कितना हो जाएगा R12 वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और बात देखिएगा बच्चों, ठीक है ना, देखिए क्या देखिएगा, ये एक और फोर्स, अब मैं इन दोनों फॉर्मूलों को देख लूँ, अब मैं दोनों फॉर्मूलों को देखूँ, आपको क्या नजर आएगा बच्चों, क्या देखिएगा, ये इक्वेशन 1 मानूं और ये इक्वेशन 2, ठीक है ना। मैं दोनों को देखते चलूँ तो कैसे करूँगा, यार देखो F1 वेक्टर इक्वल टू, मैंने ये क्या कर दिया, GM1 F21 वेक्टर इक्वल टू M1 M2 अपॉन R³। अच्छा बच्चों, मैं इस R21 को, मैंने बाई इक्वेशन 1 ही कर रहा हूँ, इस R21 को मैं ये नहीं लिख सकता क्या बच्चों, माइनस ऑफ R12 वेक्टर। आपको पता है यदि मैं किसी वेक्टर के साथ माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्शन भी बदल जाती है, तो मैंने यही किया, इसके साथ अगर मैं माइनस का चिन्ह कर दूं, इसके साथ मैं माइनस का चिन्ह कर दूं
तो ये क्या होगा, बदल जाएगा, R21 से क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा। तो अच्छा, तो माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस कहाँ आ जाएगा आगे, देखिएगा माइनस कहाँ आ जाएगा आगे, क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन RQ, माइनस तो आगे आ गया, पीछे क्या रह गया बच्चों, R12 वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा ये देखो, ये इक्वेशन 2 का आ गया, तो क्या होगा, ये F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर। बच्चों ये किसका नियम है, ये भी न्यूटन का नियम है, और जो कौन सा नियम है, थर्ड लॉ, ये क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। ये एक क्रिया के प्रति एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो ये हो रही है, एक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया हो रही है, तो ठीक है ना। तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है, समझ में आई कि नहीं आई। तो ये था। अच्छा अभी इसको और आगे करना है, इसके रूप में था बच्चों वेक्टर फॉर्म, रूप में था वेक्टर फॉर्म में। अब जा देखो, मैं आगे की तरफ और चलता हूँ, ठीक है ना बच्चों, चलिएगा। तो आगे की तरफ क्या देखना है बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो ये बात समझ में आई आपके, है ना? ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब बताइए आपको क्या चीज़ समझाई है मैंने, आपको समझाया है गुलाम के नियम का सदिश रूप, और क्यों जरूरत पड़ी। पहली बात तो मैंने ये बताई कि एफ ये एक वेक्टर फॉर्म है, इधर की तरफ वेक्टर नहीं है, इसीलिए मुझे इसकी सदिश की जरूरत पड़ी। अभी ये कैसा है, अधूरा है, तो फिर मैंने इसको कंप्लीट करने के, मैं आगे की तरफ चला, तो कंप्लीट करने के लिए मैंने 11th की एक थ्योरी यूज की, इसका नाम क्या है बच्चों, वेक्टर, यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर। वेक्टर क्या कहता है, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर मॉड ऑफ ए। अच्छा, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि यदि मेरे पास कोई एक सदिश क्वांटिटी है, मुझे इसको सदिश बनाना है, तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा जी, तो क्या देखिएगा, तो मेरे पास ये फॉर्मूला था, तो मैंने इसमें क्या कर दिया, एक यूनिट वेक्टर जो दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी थी, उसके ही यूनिट वेक्टर का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया, इसके बाद मैंने डायरेक्शन समझाना बताया, किस तरीके से बताया कि ये द्रव्यमान है, ये वाला M1 द्रव्यमान M2 को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, कितने बल से खींच रहा है, परिमाण तो ये लिखा है जी M1 M2 बट्टा आर स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन किधर है, M1 की तरफ। तो मैं इसको किस तरीके से नोट करूं, मैं तरीका कैसे बताया था, यदि मैं चाहूं तो इसको ऐसे नोट कर सकता हूं F21, तो F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 2/1, बल लग रहा है, किस पर लग रहा है, 2 पर, किसके द्वारा लग रहा है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 के द्वारा लग रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं क्या लग सकता हूँ, फोर्स ऑन 1/2, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो मैंने इस तरीके से ये डायरेक्शन बनाई है, ठीक है ना। अब मैंने फॉलो किसको किया है, मैंने इस वाले को फॉलो किया है, ठीक है ना, इस वाले को फॉलो कर दिया है, ठीक है ना, इस वाले को फॉलो किया है मैंने, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भाई अगर मैं इसको फॉलो कर लूंगा तो मेरे लिए एक आसानी है आगे की तरफ, जैसे आपको दिखाई दे रही है ना आगे की तरफ, क्या चीज़, ये वाली, देखो दोनों तरफ सेम बन गया, एक ये और ये। अब मुझे कोई भ्रांति नहीं है, इधर F21 है तो इधर भी कितना है, R21 है, ठीक है ना। अगर मैं उसको फॉलो करता तो उल्टा हो जाता, इधर की तरफ 1 2 हो जाता, उधर की तरफ 2 1 हो जाता, फिर उल्टा याद करने पड़ते हैं कि इधर की तरफ ऐसा है तो उधर की तरफ उल्टा है, ठीक है ना। ऐसा मत कीजिए, सेम सेम कर लीजिएगा, इससे आपको भी कोई तकलीफ नहीं और काम भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो थ्योरी है, अपने अपना मानने का तरीका है, ठीक है ना, मैंने उसको माना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आपकी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई कि नहीं, कौन सी, ये ये पूरा का पूरा इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए, और सेम एज इट इज जब आप 12th में 11th वाले जैसे ही 12th में जाएंगे, तो फर्स्ट चैप्टर में ही आपको ये पढ़ना है, लेकिन वहां पे क्या होगा, वहां जी M1 M2 बट्टा आर क्यू की पे क्या होगा, 1/4 Q1 Q2 बट्टा आर क्यू होगा, बस थोड़ा सा अंतर आएगा। अच्छा बच्चों, ये पूरा का पूरा मैंने जो तुम्हें पढ़ाया है, अभी दो ही रूप में पढ़ाया है, एक तो ये वेक्टर फॉर्म में पढ़ा दिया है, ये वेक्टर के रूप में आ गया है, और एक किस में आ गया बच्चों, इकाई सदिश के रूप, इसके रूप में आ जाए, इकाई सदिश के रूप। लेकिन एक और वेक्टर होता है जिसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, तो कभी कभी पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि ये इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में किस तरीके से करें। चलिएगा पोजीशन वेक्टर फॉर्म के में आते हैं इसको, है ना, देखिएगा इस तरीके से जरा देखिएगा, ठीक। तो एक क्या बनाते हैं, बनाते हैं पोजीशन की तरफ बना लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, लाइन हो गई,
एंड ये चलिए, तो ये मैंने दो बना लिए, ठीक है ना। ये मेरा क्या है बच्चों, मूल बिंदु है। मेरा क्या है, मूल। इसकी कोऑर्डिनेट कितनी होती है बच्चों, 0, ठीक है ना। इधर की तरफ मेरी क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस है, और इधर की तरफ मेरी क्या है, वाई एक्सिस। क्या है, वाई एक्सिस, चलिएगा, चलिएगा। तो अब मेरे पास दो पिंड है बच्चों, मेरे पास कितने पिंड है, दो। एक पिंड तो बच्चों यहाँ पे रखा, और एक पिंड कहाँ रखा है बच्चों, ये इस जगह पे रखा। दो पिंड रखे हुए हैं, ठीक। अच्छा, जब अब क्या हो रहा है, अब मैं इन दो पिंडों के बीच की दूरी, वो ये दो पिंडों की, ठीक। इस मूल बिंदु से पहले बिंदु की जो पोजीशन है बच्चों, ये पहले बिंदु की वो ये है बच्चों, ये वाली, ठीक है ना, यहाँ से लेके, ठीक। और ऐसे ही जो दूसरा पॉइंट है बच्चों, ये इसकी जो पोजीशन है वो ये रही, ठीक है ना, और इसकी जो पोजीशन है वो ये रही, ठीक, ठीक है ना। तो इसका पोजीशन वेक्टर है, तो क्या है बच्चों, ये m1 द्रव्यमान है, ये क्या है, m2 द्रव्यमान। इसकी जो पोजीशन है वो कितनी दूरी पे है, r1 वेक्टर की दूरी, और ये कितनी दूरी पे है, r2 वेक्टर की, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच की दूरी r, ठीक है ना। अगर मैं इसको इधर से इधर पढ़ूं, इधर से इधर की तरफ पढ़ूं, तो इसको क्या पढ़ूंगा भाई, जहां से जहां की तरफ जा रहे हो, कैसे, r1 वेक्टर, लास्ट पोजीशन कहां से चले थे पहले। तो इसको भी पढ़ने का तरीका क्या होता है, इसको ये होता है कहां से, r2 टू फ्रॉम 1, ठीक है ना। अच्छा, जब मैं इसको इधर से पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा, फिर इसको इसको जो है इधर से जब पढ़ूंगा कैसे पढ़ूंगा, r2 कहां तक, 1 तक, फ्रॉम कहां से, तो इधर की तरफ पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा इसको मैं, r12, बात समझ में आती है नहीं। अच्छा, ये वेक्टर्स ये रहे, ठीक है ना, इसका वेक्टर ये इधर है और इसका भी वेक्टर, ठीक है ना। ये पॉइंट मैंने मान लिए ए लिए। तो अपनी इक्वेशन 1 क्या थी बच्चों, बाई इक्वेशन 1 क्या थी बच्चों, ये थी इक्वेशन 1, जरा देखिए क्या थी, ठीक है ना। इक्वेशन 1 ये थी, f21 वेक्टर इज इक्वल टू जी m1 m2 बटा r क्यू क्यू r21 वेक्टर, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 से हम इधर की तरफ चलते हैं। इक्वेशन 1 ये कहती है, मेरी क्या थी, मैं लिख देता हूँ एक बार, इक्वेशन 1 f21 वेक्टर m1 m2 बाई r क्यू r21, ठीक है ना। अच्छा, इस ट्रायंगल को देखिए बच्चों, यहाँ त्रिभुज, इस चित्र में त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी, आपने त्रिभुजों का सदिश नियम पढ़ा है। इस नियम क्या कहता है बच्चों, क्या सुनिएगा, इस तरीके से चलता है त्रिभुज ए ओ बी में, क्या देखिएगा, अगर कोई त्रिभुज इस तरीके से, एक वेक्टर इस तरीके से, दूसरा वेक्टर इस तरीके से है, तो इनका जो योगफल है वो इस तरीके से, अगर मैं ये मान लूँ r1 वेक्टर, और ये क्या मान लूँ मैं r2 वेक्टर, और ये क्या मान लूँ मैं बच्चों, कैपिटल R, तो मेरा कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर, ठीक है ना। तो ये इस त्रिभुज का सदिश नियम होता है योगफल का, जो 11th के हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा है, ऐसे ही। तो यहाँ पे वही नियम लगाते हैं हम, कैसे लगाते हैं जरा सुनिएगा। देखो, ये मेरा r1 वेक्टर, ये क्या है बच्चों, r1 वेक्टर, ठीक है ना। तो देखो, इसका मैंने इसको यहाँ बना लिया, ठीक है ना, मैं इसको बना रहा हूँ यहाँ पे r1 वेक्टर। फिर देखो मेरा क्या है, r21 वेक्टर, भाई 21 वेक्टर ही तो चाहिए। फिर मेरा क्या है, r21 वेक्टर, r21 वेक्टर, और ये है मेरा r1 वेक्टर, ठीक है ना। और फिर एक वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर है मेरा, देखिएगा ये वाला वेक्टर, ये कैसा वेक्टर है बच्चों, r2 वेक्टर, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, इसको इधर से पढ़ूं तो कौन सा वेक्टर है ये, r12 वेक्टर, बात समझ में आती है कि नहीं आती। अगर मैं तुमसे कहूं कि क्या देखिएगा, ये मैं बोलूं r1 वेक्टर, देखो बच्चों, r1 वेक्टर, r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर इज इक्वल टू कितना,
R2 वेक्टर। देखो सुनिएगा, ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर की हेड पर दूसरे वेक्टर का क्या है बच्चों, टेल है, फिर इसका ये हेड बना हुआ, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो मैंने यहाँ पे नियम बताया था, हेड वेक्टर, ये वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, एक वेक्टर की हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल और ऊपर की रिजल्टेंट जो होता है वो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड की ओर होता है, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो हो रहा है, R1 वेक्टर ये रहा और R21 वेक्टर ये रहा, तो इन दोनों का योगफल देखो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड की ओर, ठीक है ना। तो मैं यही, तभी तो मैंने लिख दिया R1 वेक्टर प्लस R21 R2 वेक्टर। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R21 वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ, R2 माइनस R1 वेक्टर, यानी कि R21 वेक्टर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये मैं कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो कैसे लिख सकता हूँ जरा देखिएगा, देखो अभी मेरा फॉर्मूला क्या है बच्चों, F1 वेक्टर इक्वल टू क्या, G M1 M2 बटा RQ और R21 वेक्टर। तो मैंने F21 वेक्टर बराबर M1 M2 अपॉन RQ वेक्टर, इसकी जगह पे क्या ले सकता हूँ मैं, R21 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर लिख सकता हूँ ना, ठीक है ना। अच्छा मैं ऐसे भी ले सकता हूँ बच्चों, F21 वेक्टर इज इक्वल M1 M2 अपॉन, ये बच्चों ये क्या लिखा है, ये लिखा है, इसमें क्या ले सकता हूँ, R1 वेक्टर का मॉड का होल क्यू, R21 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा इस होल क्यू को कैसे लिख सकता हूँ मैं, R21 वेक्टर अपॉन इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R21 को मैं क्या ले सकता हूँ, R2 वेक्टर R1 वेक्टर का मॉड का होल क्यू, ठीक है ना। और ये क्या है, R21 वेक्टर माइनस ऑफ R1। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, ये आपके स्थिति सदिश के रूप में निकल के आया है बच्चों, देखिएगा ये इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपके सामने जो फॉर्मूला आया है बच्चों, F21 वेक्टर इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R21 R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर की मॉड का होल क्यू, ठीक है ना, R21 R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर, इस तरीके से निकल आएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये फॉर्मूला निकल के आया बच्चों, होगा क्या जरा देखिएगा, ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है, तो ये फॉर्मूला किसके रूप में आ गया है, देखो पोजीशन वेक्टर के रूप में आ गया है, ठीक है ना। अच्छा इससे संबंधित न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब भी जो न्यूमेरिकल कराए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपको इस फॉर्मूले को कितने तरीके से लिखा दिया है, कितने तरीके से लिखा दिया है बच्चों जरा देखिएगा। देखो एक तो लिखाया है मैंने इकाई सदिश के रूप में, कोई पूछ सकता है ग्रेविटेशन का जो रूल है, न्यूटन का जो रूल है, वो इकाई सदिश के रूप में क्या होता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप, ठीक है ना। फिर इसको किसके रूप में पूछ सकता है, वेक्टर फॉर्म में पूछ सकता है। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे है, वेक्टर फॉर्म में ऐसे है, F21 वेक्टर इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर क्यू टू R21 वेक्टर, देखो दोनों तरफ वेक्टर है। इसी प्रकार ये वाला भी बन जाएगा, तो एक क्रिया प्रतिक्रिया के नियम फॉलो करने लगता है। फिर स्थिति सदिश के रूप में कैसे पूछा जाता है बच्चों, स्थिति सदिश के रूप में इस तरीके से आता है कि मैंने मान लिए ये दो पिंड है, इस तरीके से ये वाले दो पिंड, ठीक है ना। अब इन पिंडों को क्या करना है भाई, बीच की दूरी r है, मैंने वेक्टर के नियम लगाए, सारा इस तरीके से करके लिख दिया है, ठीक है ना। भाई ये वेक्टर नियम ध्यान रखना इसका, ये वाला मैंने वेक्टर का नियम लगाया है, त्रिभुज के वेक्टर का नियम और स्थिति सदिश ये, ठीक है ना। अच्छा अब मैंने आगे की तरफ चला, मैंने ये सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। अच्छा मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, अगर मेरे तो पॉइंट्स हैं बच्चों को समझना, ठीक है ना। ये मेरा इस तरीके से चतुर्थांश है और ये मेरा एक पिंड यहाँ पर है, एक पिंड यहाँ पर है, और इन पिंडों की स्थिति सदिश ये रही, ठीक है ना। अब इस स्थिति सदिश की वैल्यू मैंने दे दी, क्या दे दी बच्चों, इस तरीके से A1 I कैप प्लस 1 J कैप प्लस C1, ठीक है ना। ऐसी मैंने इसकी भी दी, इसका क्या दे दिया मैंने, A2 I कैप प्लस B कैप प्लस C2, ठीक है ना। मैंने स्थिति सदिश दे दी है, ठीक, और इनके द्रव्यमान की वैल्यू दे दी,
ये दोनों द्रव्यमान कितने हैं, m1 किलोग्राम के हैं और ये कितना है, m2 किलोग्राम का। किया जाएगा, बताइए दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना है। तो फॉर्मूला सिंपल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, F बराबर F1 वेक्टर इक्वल टू क्या लगाएंगे, G m1 m2 अपॉन, कैसे लगाएंगे बच्चों, इसके मॉड, इसको घटाइएगा फिर मॉड कीजिए। तो कैसे घटाएंगे बच्चों, A1 I कैप 1 J कैप प्लस C1 J कैप माइनस A2 J कैप प्लस माइनस माइनस ही माइनस आएगा, घटाएंगे तो ठीक है ना, माइनस बी प्लस B2J कैप माइनस C कैप, ठीक है ना, इसके मॉड का होल क्यूब, ठीक है ना, और इनटू में क्या बच्चों, इनटू ये है इसका माइनस ही माइनस, है ना, जैसे A1 I कैप प्लस B1 कैप प्लस C1 के कैप माइनस A2 I कैप माइनस B2 I J कैप और माइनस ये, ठीक है ना। इस तरीके से ये नियम देगा, R1 R2 की वैल्यू रख दी बस और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल दे दिए जाते हैं और हमें करने भी पड़ते। चलिएगा एक सवाल करते हैं, इसके संबंधित एक ऊपर एक सवाल होना चाहिए, ठीक है ना। तो सवाल करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो देखते हैं सवाल क्या होगा बच्चों, है ना। चलिए सवाल ये है बच्चों, एक काम करते हैं, ये सवाल आप लोग करके एंड में बताओगे इसका आंसर क्या होगा, है ना। सवाल क्या है कि दो 1 किलोग्राम के पिंड, तो 1 किलोग्राम के पिंड, है ना, 1 किलोग्राम के पिंड, चलिए किलोग्राम के पिंड तो के स्थिति सदिश सदिश कितने बच्चों, क्या समझिएगा, आई कैप आई कैप प्लस के कैप व आई कैप काम करते हैं, यहाँ पे 3 के कैप रखते हैं, आई कैप प्लस 2 कैप, है ना, प्लस जे कैप है, ठीक है ना। तो उनके बीच, तो के बीच गुरुत्वाकर्षण बल फाइंड आउट करना, ठीक है ना बच्चों। तो ये सवाल तुम्हें कमेंट में इसका आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा इसका, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सवाल, ठीक है ना। तो ये सवाल है, 1 किलोग्राम के पिंड हैं, दो पिंड हैं 1-1 किलोग्राम के हैं, उनकी स्थिति सदिश क्रमशः कितने हैं बच्चों, 2 आई कैप प्लस 3 के कैप, और कौन से हैं, आई कैप प्लस 2 के 3 जे के कैप कि इनके स्थिति सदिश कितने होंगे, ठीक है ना। चलिएगा अब नेक्स्ट जो सेशन है वो नेक्स्ट वीडियो इस चीज़ को सॉल्व करके लाइएगा। आई होप आपको इसकी सहायता से कूलाम के नियम जो वाले हैं जो इस वीडियो को, इसकी सहायता से आपको कूलाम का नियम का सदिश रूप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें इसी चैप्टर में चलिएगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।